ये कहानी सोमालिया के एक साहली इलाके से शुरू होती है, जहाँ कुछ लोग आते हैं, उनके पास बंदूकें होती हैं। वो मकामी लोगों से कहते हैं इस बार समंदर में किसी बड़े बहरी जहाज को पकड़कर लाना होगा। दर हकीकत ये सब समंदरी डाकू होते हैं। साहिल पर रहने वाले बाकी लोग भी इनके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है। यहाँ से 2 छोटी कश्तियाँ और एक बड़ी कश्ती समंदर की तरफ रवाना होती हैं। इन कश्तियों में जितने भी पायरेट्स यानी डाकू होते हैं, वो समंदर में मौजूद तमाम जहाज़ों की लोकेशन चेक करते हैं, जो सब के सब इनके आसपास ही होते हैं, यानी उन्हें लूटना मुमकिन नहीं होता। इसी दौरान रेडार पर उन्हें एक जहाज नजर आता है जो उनसे काफी फासले पर होता है। वो जहाज मोम्बासा जा रहा होता है। दरअसल इन डाकुओं ने इस जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, इसीलिए वो जहाज से की जाने वाली हर बात को सुन सकते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये बड़ा जहाज उन्हीं के रास्ते से गुजरेगा। दूसरी तरफ हमें वो जहाज दिखाया जाता है जिसे डाकू लूटना चाहते हैं। ये एक कार्गो शिप होता है जिसके कप्तान का नाम रिचर्ड फिलिप्स होता है। रिचर्ड को अच्छी तरह मालूम होता है कि वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ समुद्री डाकू सरगर्म होते हैं, इसलिए वो पहले से ही चौकन्ना होता है। जब रिचर्ड दूरबीन से समंदर की तरफ देखता है तो उसे अपने जहाज की तरफ बहुत तेजी से आती हुई कोई कश्ती नजर आती है। अगरचे वो इस वक्त काफी फासले पर होते हैं, लेकिन जब वो रडार पर देखता है तो समझ जाता है कि कोई ना कोई इनका पीछा कर रहा है। वो अपने अमले को कहता है कि जहाज को बाएं तरफ मोड़ दो। जब जहाज बाएं तरफ मुड़ता है तो वो कश्ती भी उनका पीछा करते हुए उसी सिमत आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स समझ जाता है कि ये समुद्री डाकू हैं जो उनके जहाज को लूटने आ रहे हैं। वो ये इतला यूके के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई को देता है। ऑपरेटर जवाब देती है कि मैंने तुम्हारी शिकायत दर्ज कर ली है, तुम तमाम दरवाजे बंद कर दो, हो सकता है कि ये मछेरे हों। कप्तान फिलिप्स फोन बंद करते हुए कहता है कि ये मछेरे नहीं है। वो एक बार फिर दूरबीन से इन कश्तियों की तरफ देखता है जो अब उनके बहुत करीब पहुंच चुकी होती हैं। इस बार वो वाज़ेह तौर पर देख लेता है कि इन कश्तियों में मौजूद हर शख्स के पास हथियार हैं, यानी अब पूरी तरह से उनको यकीन हो जाता है कि ये वाकई ही डाकू हैं। ये लोग एक बार फिर पुलिस से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इससे पहले भी पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन इनका राब्ता पुलिस से नहीं हो पाया था। इस बार फिलिप्स पुलिस से कहते हैं कि हमारे पीछे 2 कश्तियां आ रही हैं जिनमें हथियारबंद समुद्री डाकू सवार हैं। हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी कश्ती भी हो। दरअसल फिलिप्स जानते हैं कि ये डाकू उनकी तमाम बातें सुन रहे होते हैं, इसीलिए अगले लम्हे वो अपनी ही आवाज बदलकर यूं कहता है, 5 मिनट में तुम्हारी मदद के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा। जबकि हकीकत में इस बार भी फिलिप्स का पुलिस से कोई राब्ता नहीं हो पाता। वो खुद ही आवाज बदलकर बोल रहा होता है ताकि डाकू ये बात सुनकर खौफजदा हो जाएं और वापस चले जाएं। और वाकई ऐसा ही होता है। दोनों कश्तियों में से एक कश्ती वापस लौट जाती है, क्योंकि वो लोग अपनी जान का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पीछे एक और बड़ी कश्ती होती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। वो भी डर जाता है और इनका पीछा करना छोड़ देता है। लेकिन अब भी एक कश्ती बाकी रह जाती है जिसमें 4 डाकू सवार होते हैं और वो मुसलसल कार्गो शिप का पीछा करते रहते हैं। कप्तान फिलिप्स कहता है कि हमें इन्हें समंदरी लहरों में उलझाना होगा। वो जहाज की रफ्तार कम कर देता है, फिर उसे दाएं और बाएं तरफ मोड़ता है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों की दबाव की वजह से डाकुओं की कश्ती का इंजन खराब हो जाता है। अब कप्तान फिलिप्स का जहाज उनसे काफी दूर निकल जाता है। रात को जितने भी हमले के अरकान होते हैं सब आपस में जमा होकर बात करते हैं। वो मशवरा करते हैं कि अगर डाकू दोबारा हमला करेंगे तो क्या किया जाए। कप्तान फिलिप्स कहता है कि हम इनका मुकाबला करेंगे जैसे हमने आज किया है। मगर हमले में से एक रुकन कहता है, हमारा काम डाकुओं से लड़ना नहीं, बल्कि हमारा काम जहाज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाना है। क्यों ना हम किसी दूसरे रास्ते से चले जाएं और ऐसी जगह पहुंचे जहां ये डाकू हमारी पहुंच से बहुत दूर हों। वैसे भी अगर हम पूरी रफ्तार से जहाज चलाएं तो 8 घंटों में हम 100 से 150 मील का फासला तय कर सकते हैं। कप्तान फिलिप्स सबको समझाते हैं कि अफ्रीका के इस इलाके में जहां हम मौजूद हैं, यहाँ लुटेरों के 5 मुख्तलिफ गिरोह सरगर्म हैं। हर 300 मील के बाद हमें नए डाकुओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपने असल रास्ते यानी मोम्बासा की तरफ ही बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो दोबारा उसी समत रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि वही 4 डाकू जिनकी कश्ती का इंजन खराब हो गया था, एक बार फिर से अपनी कश्ती लेकर शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कप्तान फिलिप्स ये मंजर देख लेता है, इसीलिए फौरन समंदरी पुलिस को फोन करता है। इस बार उसका राब्ता हो जाता है। वो समंदरी पुलिस को इतला देता है कि कुछ डाकू उनके शिप पर हमला करने वाले हैं। पुलिस कहती है कि हम जल्द अज जल्द तुम्हारी मदद के लिए कुछ भेजने की कोशिश
करते हैं। यहाँ कप्तान फिलिप्स शिप के चारों तरफ लगे हुए पानी के प्रेशर पंप्स को ऑन कर देता है ताकि पानी के दबाव से डाकुओं की कश्ती शिप के करीब ना पहुंच सके। डाकू उन पर हमला भी करते हैं लेकिन वो इस हमले से बच जाते हैं, लेकिन अब वो चारों डाकू शिप पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। कप्तान फिलिप्स फौरन समझ जाता है कि अब ये शिप डाकुओं के कब्जे में आ चुका है, इसलिए वो टेलीफोन पर अपने तमाम साथियों से कहता है सब के सब इंजन रूम में छुप जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई इनके कब्जे में आए। जब तक मैं बाहर निकलने से पहले सुपर टाइम पासवर्ड ना बोलूं, कोई भी बाहर ना निकले। अब वो चारों डाकू शिप के केबिन में पहुंच जाते हैं और कप्तान फिलिप्स समेत उनके 2 साथियों को यरगमाल बना लेते हैं। इन डाकुओं का जो लीडर होता है उसका नाम मूसा होता है। वो कप्तान फिलिप्स से कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए बल्कि सौदेबाजी करने आए हैं। कप्तान फिलिप्स इन डाकुओं को बताता है कि इस पूरे शिप में सिर्फ खाने पीने का सामान है और कुछ दस्तावेजात मौजूद हैं। हमारे पास सिर्फ चंद $100 हैं, अगर तुम चाहो तो ये पैसे लेकर जा सकते हो। डाकुओं का लीडर मूसा गुस्से से कहता है हम कोई भिखारी नहीं है, अपने तमाम साथियों को केबिन में बुलाओ। कप्तान फिलिप्स फोन पर ऐलान करता है सब लोग ऊपर केबिन में आ जाएं, लेकिन वो जानबूझकर सुपर टाइम पासवर्ड नहीं बोलता, इसलिए कोई भी बाहर नहीं आता। साथ ही नीचे से शिप को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। जब शिप बंद हो जाता है तो मूसा हैरत से पूछता है ये बंद कैसे हो गया। कप्तान फिलिप्स कहता है कि हमने इसे बहुत तेजी से चलाया था, शायद इसी वजह से इसमें कोई खराबी आ गई है। अब डाकू दोबारा टेलीफोन पर ऐलान करते हैं जो भी नीचे लोग छुपे हैं अगर वो फौरन बाहर ना आए तो हम हर 1 मिनट में तुम्हारे एक साथी को मार देंगे। लेकिन इस बार भी कोई बाहर नहीं आता क्योंकि सबको कप्तान फिलिप्स के ऑर्डर याद होते हैं। जब कप्तान फिलिप्स सुपर टाइम का पासवर्ड नहीं बोलते कोई भी बाहर नहीं आता। वो मूसा को अपने साथियों को ना मारने के लिए समझाने में कामयाब हो जाता है। तब मूसा कहता है मैं नीचे जाकर खुद चेक करना चाहता हूँ। दरअसल वो सब लोगों को ढूंढकर ऊपर लाना चाहता है। कप्तान फिलिप्स कहता है ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट्स ऑन है, अगर वो बंद होगी तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, लिहाजा ख्याल रखना कि वो बंद ना हो। ये कहते हुए वो चुपके से अपने हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी का बटन ऑन कर देता है जिसकी आवाज नीचे इंजन रूम में छुपे हुए तमाम अफराद सुन लेते हैं। वो फौरन समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लाइट्स बंद करना होगी वरना ये लोग आकर उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उनमें से एक शख्स जनरेटर बंद करने के लिए निकल जाता है जबकि दूसरा पानी लेने के लिए उधर ही रहता है। इधर कप्तान फिलिप्स मूसा और उसका एक साथी नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देते हैं। कप्तान फिलिप्स जानबूझकर उन्हें उसी जगह लेकर जा रहा होता है जहां उसके साथी छुपे नहीं होते। रास्ते में मूसा एक दीवार पर लगा हुआ शिप का नक्शा देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है इंजन रूम बिल्कुल अगले हिस्से में है। वो फौरन फिलिप्स से कहता है मुझे सबसे पहले इंजन रूम जाना है क्योंकि सारी खराबी वहीं से शुरू होती है। फिलिप्स कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले हमें पानी लेना होगा क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत गर्म होता है। ये तीनों पानी लेने के लिए उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पहले से ही उनका एक साथी छुपा होता है। वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुपा होता है। फिलिप्स उसे देख लेता है लेकिन मूसा का साथी भी उस तरफ बढ़ रहा होता है। फिलिप्स फौरन उसे रोकने के अंदाज में कहता है कि तुमने पाँव में कुछ नहीं पहना, तुम्हें चोट लग सकती है। ये सुनकर मूसा का साथी रुक जाता है और तीनों वहां से वापस लौट जाते हैं। यूं फिलिप्स अपने साथी को बचा लेता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में छुपे शख्स ने फिलिप्स की बात सुन ली होती है कि उसके पाँव नंगे हैं। वो फौरन इंजन रूम में छुपे हुए अपने बाकी साथियों को इतला देता है कि जो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं उनके पाँव नंगे हैं। इसलिए वो लोग दरवाजे पर शीशे के टुकड़े बिखेर देते हैं ताकि जैसे ही वो अंदर आए उनके पाँव जख्मी हो जाए। जब फिलिप्स मूसा और उसके साथी की तरफ आता है तो वाकई मूसा के साथी के पाँव शीशे पर पड़ते ही जख्मी हो जाते हैं। अब ये तीनों इंजन रूम के अंदर आ चुके होते हैं जहां सब लोग छुपे होते हैं। इसी लम्हे लाइट चली जाती है क्योंकि बाहर वाला शख्स जनरेटर बंद कर देता है। मूसा अंधेरे की वजह से गुस्से में आ जाता है और फिलिप्स से चीख कर पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिलिप्स कप्तान कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें ऊपर जाना चाहिए क्योंकि अंधेरे में यहाँ किसी को भी तलाश करना मुमकिन नहीं। मूसा जवाब देता है नहीं, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ कर ही रहूंगा। मूसा का एक साथी जिसका पाँव जख्मी हो चुका होता है शदीद तकलीफ में होता है, इसलिए मूसा फिलिप्स से कहता है तुम उसे ऊपर ले जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को यहाँ तलाश करता हूँ। कप्तान फिलिप्स और मूसा का जख्मी साथी ऊपर चले जाते हैं। नीचे इंजन रूम में मूसा फिलिप्स के साथियों को ढूंढना शुरू कर देता है मगर फिलिप्स के साथी उसे काबू में कर लेते हैं। दूसरी तरफ फिलिप्स और मूसा का जख्मी साथी ऊपर कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके होते हैं। तभी इंजन रूम से क्रू मेंबर लुटेरों को रेडियो पर पैगाम भेजते हैं, तुम्हारा लीडर मूसा हमारे पास है, अगर चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो हमारे कैप्टन फिलिप्स और बाकी साथियों को छोड़ दो। फिलिप्स रेडियो पर मूसा से बात करता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी कश्ती नहीं है, हम तुम्हें एक लाइफ बोट दे सकते हैं और वो पैसे तुम्हें मिल सकते हैं, बस अब ये खेल खत्म करो। मूसा आखिरकार मान जाता है। कप्तान फिलिप्स पैसे निकालता है और तीनों में से एक लुटेरे को लाइफ बोट इस्तेमाल करना सिखाता है कि उसे समंदर में कैसे उतारना है।
मूसा के साथी कहते हैं हमारे लीडर को छोड़ दो। फिलिप्स मूसा को आज़ाद कर देता है। मूसा लाइफ बोट के अंदर चला जाता है, मगर अचानक वो अपने पीछे खड़े साथियों को इशारा करता है और वो फौरन अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से फिलिप्स की पीठ पर जोर से वार करता है। फिलिप्स तवाज़ुन खोकर लाइफ बोट के अंदर जा गिरता है और वो उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर लाइफ बोट को समंदर में छोड़ दिया जाता है। यानी ये चारों लुटेरे कप्तान फिलिप्स को अगवा कर चुके होते हैं और इसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। लेकिन बड़ा शिप मुसलसल इस लाइफ बोट का पीछा कर रहा होता है क्योंकि क्रू मेंबर्स नहीं चाहते कि फिलिप्स इनकी नजरों से ओझल हो जाए। इसी दौरान ये खबर यूएस नेवी को भी मिल जाती है। वो फौरन अपने ड्रोन रवाना करते हैं जिनमें कैमरे नस्ब होते हैं। ये कैमरे मुसलसल लाइफ बोट की निगरानी कर रहे होते हैं। अब ये लाइफ बोट सीधे समुद्र में सोमालिया की तरफ जा रही होती हैं, जहां से ये सब लुटेरे आते हैं। वहां पहुंचकर ये लोग उसी कंपनी से जिसके लिए फिलिप्स काम करता है तावान का मुतालबा करेंगे। साथ ही ये चारों लुटेरे आपस में लड़ना झगड़ना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास जो नशावर चीजें थी वो भी खत्म होने लगती हैं, इसलिए इनके दरमियान तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उनसे यूएस नेवी के शिप के कंट्रोल रूम से राब्ता किया जाता है। ये शिप बहुत करीब आ चुका होता है, जिसे देखकर चारों लुटेरे घबरा जाते हैं। यूएस नेवी का कमांडर बोलता है देखो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, बस तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। मूसा घबरा कर कहता है हम दहशतगर्द नहीं है, हम आम मुछेरे हैं, हमें मजबूर किया गया है। मगर वो फिलिप्स को छोड़ने पर भी तैयार नहीं होते। मूसा शर्त रखता है कि हम फिलिप्स को तब छोड़ देंगे जब तुम हमें $10 मिलियन दोगे। नेवी वालों का जवाब आता है ये इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देना चाहते हैं। मूसा इस बात पर रजामंद हो जाता है क्योंकि अब उनके पास खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी होती हैं। कुछ देर बाद यूएस नेवी की 2 छोटी बोट्स उन तक पहुंच जाती हैं। नेवी वाले कहते हैं पहले हम फिलिप्स को देखना चाहते हैं। लुटेरे फिलिप्स को बोट से बाहर लाते हैं। फिलिप्स नेवी से पूछता है क्या मेरी फैमिली को पता है कि मैं कहाँ हूँ? नेवी वाले जवाब देते हैं कि हाँ, हम हर पल उन्हें आगाह कर रहे हैं। फिलिप्स कहता है मेरी फैमिली को पता होना चाहिए कि मैं लाइफ बोट की सीट नंबर 15 पर हूँ। ये सुनकर मूसा का एक साथी गुस्से में आकर फिलिप्स के कान के पास फायर कर देता है। फिर मूसा से कहता है कि इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नेवी वाले जब फायर की आवाज सुनते हैं तो फौरन अपनी बोट वापस बुला लेते हैं। इसी के बाद मूसा को दोबारा रेडियो कॉल की जाती है तस्दीक के लिए कि फिलिप्स ठीक है या नहीं। फिलिप्स जवाब देता है मैं ठीक हूँ, रात हो चुकी है और लाइफ बोट तेजी से सोमालिया के करीब पहुंच रही होती है। अगर ये वहां पहुंच गए तो नेवी के लिए फिलिप्स को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। कप्तान फिलिप्स मूसा से कहता है मुझे टॉयलेट जाना है। मूसा इजाजत दे देता है। उसी के साथ वही लुटेरा होता है जिसके पैर में कांच घुस गया होता है। फिलिप्स अचानक उसे पानी में धक्का दे देता है और खुद भी समंदर में छलांग लगा देता है। वो तेजी से नेवी के बढ़ते शिप्स की तरफ तैराकी करते हुए दूसरी तरफ यूएस नेवी को पता चल जाता है कि 2 अफराद पानी में कूदे हैं, मगर अंधेरे की वजह से पहचान मुमकिन नहीं होती। उससे पहले कि यूएस नेवी कोई कदम उठा पाती, मूसा लाइफ बोट लेकर एक बार फिर से कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेता है। अब यहाँ हेलीकॉप्टर से यूएस नेवी के कमांडोज भी पहुंच चुके होते हैं और वो हर तरफ लाइफ बोट को घेर लेते हैं। उन्हें वार्निंग दी जाती है कि तुम कुछ भी कर लो, सोमालिया नहीं पहुंच पाओगे। अगर फिलिप्स को छोड़ दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन लुटेरे जानते हैं कि ये सब झूठ है, इसलिए मूसा फिलिप्स को बंदूक की नोक पर लेकर बाहर आता है। वो नेवी वालों से कहता है कि अगर किसी ने होशियारी दिखाई तो ये कैप्टन अभी मार दिया जाएगा। वहां से एक नेवी ऑफिसर जवाब देता है हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है, हमें तुम्हें सबके नाम और शिनाख्त मालूम है। वो कहता है हम तुमसे सौदा करने को तैयार है, लेकिन तुम में से एक बंदा हमारी तरफ आना होगा। मूसा राजी हो जाता है और वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी लम्हे यूएस नेवी की 2 छोटी बोट्स आती हैं और लाइफ बोट के साथ रस्सी बांध देती हैं ताकि वो इनके कंट्रोल में रहे। साथ ही वो उनके बोट पर एक खुफिया डिवाइस लगा देते हैं ताकि वो अंदर आने वाली बातें सुन सके। नेवी कैप्टन फिलिप्स को एक नया लिबास देता है और कहता है अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। फिर वो मूसा को लेकर वापस लौट जाता है। इधर बाकी 3 लुटेरों की बोट पर बड़ी बड़ी लाइट्स मारी जाती हैं ताकि वो आगे कुछ न देख सके। सामने यूएस आर्मी के शिप पर स्नाइपर्स मौजूद होते हैं जो उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, मगर हर निशाना सही नहीं लगता। नेवी इनकी लाइफ बोट को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचने लगती है। लुटेरे इस पर एतराज नहीं करते क्योंकि उनका एक साथी अभी नेवी के पास होता है और वो समझते हैं कि इनकी डील होने वाली है। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स को यकीन हो जाता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे। टेंशन बहुत बढ़ चुकी होती है। वो अपनी फैमिली के नाम एक खत लिखता है। तभी एक लुटेरा उसे ऐसा करते देख लेता है और उनके दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिरकार फिलिप्स को काबू कर लिया जाता है और उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाती है। अब लुटेरे समझ जाते हैं कि इनके साथ चालाकी की गई है। उनमें जो सबसे खतरनाक और वसीला लुटेरा होता है वो फैसला करता है कि अब फिलिप्स को गोली मार देगा, मगर दूसरे 2 लुटेरे ऐसा नहीं चाहते। इसी दौरान अमेरिकन स्नाइपर्स जो मुसलसल उन्हें निशाने पर रखे होते हैं, उन्हें ऑर्डर मिलता है अब लाइफ बोट को खींचना बंद कर दो। जैसे ही बोट को खींचना बंद किया जाता है एक जोर का झटका लगता है। इसी लम्हे तीनों के तीनों लुटेरे अमेरिकन स्नाइपर्स के निशाने पर आ जाते हैं और एक ही साथ इन तीनों को गोली मार दी जाती है। यह वाकया कैप्टन फिलिप्स के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, मगर
बिल आखिर उसकी जान बचा ली जाती है। जहाँ तक मूसा की बात होती है, जिसे यूएस नेवी ने जिंदा गिरफ्तार किया था, उसे 33 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। ये सच्चा वाकया 2009 में पेश आया था और 2013 में इस पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम कैप्टन फिलिप्स था। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।